2022 नई दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। सड़कों पर सन्नाटा था, गलियों में घुप अंधेरा। शाहीन बाग के निवासियों को इस बात का गुमान था कि उनके इलाके में उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उस रात ये भ्रम टूटने वाला था। रात के ठीक 3 बजे अचानक एक घर के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। घर के अंदर गहरी नींद में सो रहा मकान मालिक चौंक कर उठा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। सामने खाकी वर्दी पहने 4 हट्टे-कट्टे नौजवान खड़े थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता या शोर मचा पाता, दिल्ली पुलिस के उन पहलवानों ने उसे दबोच लिया। पलक झपकते ही उसे घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में डाल दिया गया। घर के अंदर उसकी पत्नी चीखने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी जागे। लोग इकट्ठा होने लगे। करीब 10 से 15 लोग उस गाड़ी के पीछे दौड़ने ही वाले थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे घिर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडोज पूरे मोहल्ले की घेराबंदी कर चुके थे। ऑर्डर साफ था, ना कोई अंदर आएगा, ना कोई बाहर जाएगा। उस रात शाहीन बाग का वो भ्रम टूट गया कि उनके इलाके में पुलिस घुस नहीं सकती। लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। उसी वक्त, उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में 12 और लोगों को उठाया जा रहा था। ये सभी लोग दिखने में आम नागरिक थे, लेकिन इनका असली काम एक ही था, पीएफआई के लिए काम करना। ये सब कुछ एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था, जिसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। 6 जुलाई 2022 बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने वाले थे। 12 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले थे। पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सजावट हो रही थी। लेकिन प्रशासन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। फुलवारी शरीफ में अहमद पैलेस नाम की एक इमारत। उसकी पहली मंजिल पर कुछ लोग जमा थे। कोई हथियारों की सफाई कर रहा था, कोई ग्रेनेड गिन रहा था। ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे। ये थे पीएफआई के ट्रेंड मेंबर्स। उनका मकसद खौफनाक था। 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी पटना आए तो दिन दहाड़े उन पर हमला करना। उनकी तैयारी पूरी थी। उन्हें पता था प्रधानमंत्री का काफिला कहां से गुजरेगा और सुरक्षा में कहां चूक हो सकती है। लेकिन तभी एक घटना ने बाजी पलट दी। फुलवारी शरीफ थाने के एसएओ इकरार अहमद के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज बेहद भड़काऊ था। उसमें लिखा था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुसलमान आखिर कब बनोगे तुम? पैगंबर की महानता का गुणगान कब करोगे? कल जुम्मे की नमाज है। नया टोला की जामा मस्जिद पहुंचो और अपने रसूल को साबित करो। इस मैसेज ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पहले एक जीरो एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री के दौरे की तारीख नजदीक आई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। बिहार पुलिस ने उस व्हाट्सएप मैसेज की तह तक जाने का फैसला किया। जांच की आंच सीधे फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस तक जा पहुंची। 11 जुलाई को पुलिस ने वहां छापा मारा और जो देखा, उसने पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी। तो वहां का मंजर सामान्य नहीं था। कमरे के फर्श पर खुले पड़े थे हथियार। एक तरफ पिस्तौलें, दूसरी तरफ चाकू और तलवारें। कोने में ग्रेनेड रखे थे और बीच कमरे में कुछ नौजवान हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां मौजूद थे सिमी का पूर्व सदस्य अथर परवेज और झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन, जो अब कानून का रक्षक नहीं, बल्कि कानून का दुश्मन बन चुका था। वह युवाओं को हिंसा का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो वहां मिली, वह हथियार नहीं थे। वह था एक मोटा सा डॉक्यूमेंट, कई पन्नों का। उस डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत 2047, भारत में इस्लामी शासन की ओर। उस डॉक्यूमेंट में एक कदम लिखा हुआ था, कैसे भारत को अंदर से तोड़ा जाएगा, कैसे समाज में डर और दंगे फैलाए जाएंगे, कैसे शासन व्यवस्था को कमजोर किया जाएगा, और कैसे जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उनका प्लान प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे के दौरान हमला करने का था, दिन दहाड़े, सरेआम। यह खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, सिस्टम के ऊपर से नीचे तक का हड़कंप मच गया। जब यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची, तो वह समझ गए कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। 15 जुलाई 2022 इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक और गिरफ्तारी की। नाम था मरगूब अहमद दानिश। उसके मोबाइल फोन की जांच हुई।
और उसमें मिला गजवा-ए हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के सीधे संपर्क थे। अब सिर्फ शक नहीं था, अब सबूत थे। पीएफआई अब सिर्फ एक संगठन नहीं था, वह एक दीमक बन चुका था, जो देश की व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा था। उसी दिन एक गुप्त बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कमरे के अंदर फाइलें खुली, सबूत सामने रखे गए। डोभाल ने प्रधानमंत्री की ओर देखा और कहा, ये लोग प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बनाकर खुले घूम रहे हैं। मेरे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, आज से 90 दिनों के अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। यहीं से शुरू हुई उल्टी गिनती। डोभाल जानते थे, पीएफआई कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वह सिमी की तरह खुला खेल नहीं खेल रहे थे। पीएफआई ने खुद को एक सामाजिक संगठन के रूप में पेश किया था। वे स्कूल चलाते थे, गरीबों की मदद का दिखावा करते थे, मानवाधिकार की बातें करते थे। अगर बिना पुख्ता सबूत उन पर हाथ डाला जाता, तो पूरा देश आग में झुलस सकता था। उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा मौका मिल जाता। इसलिए डोभाल ने शोर नहीं मचाया। उन्होंने एक शांत लेकिन घातक रणनीति बनाई। पीएफआई असल में बैन हो चुके संगठन सिमी का ही नया अवतार था। जब 2001 में सरकार ने सिमी पर बैन लगाया, तो उसके नेताओं ने रणनीति बदली। खुले आतंकवाद से काम नहीं चलने वाला था। इसलिए 2006 में केरल के एनडीएफ, कर्नाटक के केएफडी और तमिलनाडु के एमएनपी को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया। दुनिया को दिखाया गया कि वे दलितों और पिछड़ों की आवाज हैं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। 2010 केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ, उनका हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि एक प्रश्न पत्र में कुछ ऐसा लिखा गया जो पीएफआई को पसंद नहीं आया। 2016 तक पीएफआई पर दंगों के 125 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। 2017 में पता चला कि केरल से गायब होकर आईएसआईएस ज्वाइन करने वाले युवाओं के सीधे लिंक पीएफआई से थे। उन्होंने गल्फ देशों से हवाला के जरिए पैसा मंगवाया, उस पैसे से दंगे भड़काए और वकीलों की पूरी फौज खड़ी की। वे सिस्टम के अंदर घुस चुके थे। यहां तक कि केरल और कर्नाटक पुलिस में भी उनके आदमी मौजूद थे। अजीत डोभाल जानते थे, पीएफआई को सिर्फ पुलिस बल से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर एक भी गलत कदम उठाया गया, तो पूरे देश में दंगे भड़क सकते थे। इसलिए डोभाल का पहला वार हथियारों से नहीं, सोच से था। उन्होंने पीएफआई को उसकी सबसे बड़ी डाल से अलग करने का फैसला किया। और वह डाल थी धर्म। 30 जुलाई 2022 दिल्ली में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मंच पर थे सूफी संत, बड़े मुस्लिम विद्वान, धर्म के ऐसे ऐसे चेहरे जिन पर आम मुसलमान भरोसा करता था। अजीत डोभाल खुद वहां पहुंचे। ये कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक संदेश था। सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया कि पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस्लाम के भी दुश्मन हैं और भारत के भी। डोभाल का संदेश बिल्कुल साफ था, पीएफआई पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब एक्शन होगा, तो आम मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरेगा। अब मंच के सामने शांति थी, लेकिन पर्दे के पीछे असली जंग शुरू हो चुकी थी। डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को सीधे आदेश दिए, पीएफआई के हर छोटे बड़े नेता की कुंडली तैयार करो। वह क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, किस से मिलते हैं, उनके बैंक खातों में पैसा कहां से आता है। अगले 2 महीनों तक भारत की खुफिया एजेंसियां पीएफआई की परछाई बन गई। उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। उनके ड्राइवर, उनके रसोइये, यहां तक कि घर की सफाई करने वाले लोग भी नजर में थे। अगस्त का महीना खत्म होते होते डोभाल के सामने एक पूरा डोजियर था। हर काला कारनामा, हर लिंक, हर फंडिंग चैनल। अब वक्त था एक्शन टीम बनाने का। डोभाल ने देश भर से ऐसे पुलिस अफसर चुने जो निडर थे, ईमानदार थे और जिनका रिकॉर्ड बेदाग था। खासतौर पर उन राज्यों से जहां पीएफआई की पकड़ मजबूत थी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन सभी अफसरों को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन किसी को यह नहीं बताया गया कि मिशन क्या है। 4 अगस्त 2022 गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे। बाहर मीडिया को लगा यह एक सामान्य राजनीतिक दौरा है, लेकिन अंदर पीएफआई के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारी सब एक ही कमरे में थे। सबसे बड़ी चुनौती थी गोपनीयता। अगर खबर लीक हो जाती, तो पीएफआई के नेता अंडरग्राउंड हो जाते। पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। इसीलिए डोभाल ने एक और चाल चली।
2 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी केरल के कोच्चि पहुंचे। वहां आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन होना था। डोभाल भी उनके साथ गए। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट आए, लेकिन डोभाल वहीं रुक गए। कोच्चि के एक गेस्ट हाउस में केरल पुलिस के डीजीपी और सीनियर अफसरों के साथ गुप्त बैठकें हुईं। मीडिया को लगा ये एक रूटीन दौरा है, लेकिन असल में डोभाल पीएफआई के गढ़ में घुसकर जाल बिछा रहे थे। इसके बाद वह चुपचाप मुंबई पहुंचे। राजभवन में महाराष्ट्र पुलिस के साथ मीटिंग हुई। हर राज्य में एक ही सवाल था, जब आदेश आए तो क्या हम तैयार हैं? 21 सितंबर 2022 दिल्ली में एक हाई वोल्टेज बैठक। एक कमरे में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख। डोभाल ने कहा, तैयारी पूरी है, पंद्रारी पूरी है, पीएफआई के ठिकानों की पहचान हो चुकी है, लिस्ट तैयार है, किसे उठाना है, कब उठाना है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, एक छोटी सी गलती देश को जला सकती है, हमें उतावलेपन से बचना होगा। ऑपरेशन ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। ऑपरेशन ऑक्टोपस लॉन्च होने वाला था। राज्य पुलिस को सिर्फ इतना कहा गया, स्टैंड बाय पर रहो। टारगेट की जानकारी बिल्कुल आखिरी पल में दी जाएगी, क्योंकि शक था कि स्थानीय सिस्टम में पीएफआई के सूत्र हो सकते हैं। 22 सितंबर 2022 सुबह होने में अब भी कई घंटे बाकी थे। देश गहरी नींद में था, लेकिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो चुका था। नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। आदेश एक साथ निकले। एनआईए, ईडी और सीआरपीएफ की टीमें 15 राज्यों में एक साथ हरकत में थी। पहले से भनक नहीं आई, किसी को नहीं गई, न फोन, न मैसेज, न कोई लीक। केरल, जहां पीएफआई का हेडक्वार्टर था, वहां चेयरमैन ओएमए सलाम के घर का दरवाजा तोड़ा गया। दिल्ली में पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज अहमद को सीधे बिस्तर से उठाया गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह एक ही कहानी थी। पीएफआई के नेता जब तक कुछ समझ पाते, वे पुलिस की गाड़ियों में थे। सुबह होते होते खबर आग की तरह फैल चुकी थी। पीएफआई के समर्थकों ने केरल और तमिलनाडु में बंद का ऐलान कर दिया। कई जगह बसों में आग लगा दी गई, पेट्रोल बम फेंके गए, आरएसएस के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। लेकिन डोभाल इसके लिए पहले से तैयार थे। संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई थी। दंगे भड़कने से पहले काबू में ले लिए गए। पहले चरण में 106 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो मिला वह चौंकाने वाला था। लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डायरीज, बम बनाने के तरीके, हिट लिस्ट और विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत। लेकिन डोभाल जानते थे ये अभी अंत नहीं है। बड़े चेहरे सलाखों के पीछे थे, लेकिन सेकंड ऑफ कमांड अभी बाहर थी और वह बबले की आग में जल रही थी। वे दंगे भड़काने की योजना बना रहे थे। पीएफआई को लगा शायद सबसे बुरा टल गया है। वे कानूनी बचाव की तैयारी में लग गए, लेकिन डोभाल ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ 5 दिन बाद 27 सितंबर की रात ऑपरेशन एक्टोपस का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस बार निशाना थे वह लोग जो सड़कों पर हिंसा उतारते, जो भीड़ को भड़काते, जो दंगों को अंजाम देते। शाहीन बाग, निजामुद्दीन, मैसूर, मालेगांव, एक बार फिर दरवाजे खटखटाए गए। इस बार कमान राज्य पुलिस के हाथ में थी। 7 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। एक एक कर पीएफआई का जमीनी नेटवर्क तहस नहस कर दिया गया। 170 से ज्यादा और गिरफ्तारियां। अब पीएफआई के पास न नेता बचे थे, न पैसा, न कोई प्लान बनाने वाला। पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। पीएफआई समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ यह सब कब और कैसे हो गया। ऑपरेशन का ग्राउंड वर्क पूरा हो चुका था। अब बारी थी कानूनी मुहर की। 27 सितंबर की वह रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी और 28 सितंबर 2022 की सुबह हो चुकी थी। देश जाग रहा था, लेकिन पीएफआई के लिए यह अंत की शुरुआत नहीं, अंत था। गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के शब्द साफ थे, बिल्कुल बिना किसी घुमाव के। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहयोगी संगठनों को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन किया जाता है। सरकार ने सिर्फ मुख्य संगठन को ही नहीं, बल्कि उसके छात्र संगठन, महिला विंग और सभी सहयोगी ब्रांचेस को भी एक साथ प्रतिबंधित कर दिया। बैन लगते ही पीएफआई के दफ्तर सील कर दिए गए, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए
उनकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई और डिजिटल पहचान एक झटके में खत्म कर दी गई। गिरफ्तारी से कुछ ही देर पहले पीएफआई के एक नेता ने संगठन को खुद ही भंग करने का ऐलान किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन ऑक्टोपस पूरा हो चुका था। यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की सुरक्षा एजेंसियों की रणनीतिक जीत थी। यह अजीत डोभाल की खामोश लेकिन घातक कूटनीति थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण था। जिस संगठन ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, उसका अपना अस्तित्व 2022 में ही मिटा दिया गया। डोभाल ने अपना वादा पूरा किया। 90 दिनों के भीतर, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक बूंद खून बहाए, उन्होंने देश के सामने खड़े एक बड़े खतरे को जड़ से उखाड़ फेंका। एक्टोपस के एक-एक कर सारे हाथ काट दिए गए थे। अब वह न तो किसी को जकड़ सकता था और न ही जहर फैला सकता था। यह कहानी सिर्फ पीएफआई के अंत की नहीं है। यह कहानी है उस सिस्टम की जो शांत रहता है, देखता है, समझता है और जब वार करता है तो सीधा दिल पर करता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची और गहराई वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।